सबसे पहले वर्क क्या रहता है का यूनिट फॉर्मूला सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वर्क लिखना, इट इज द फोर्स acting on the body which causes its displacement। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान दो है कि यहां पे क्या होना चाहिए, कोई भी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये दो वर्ड्स पे जरा फोकस करना। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं आपको 3 केसेस देता हूं। ठीक है, केस 1, ठीक है, इनिशियली ये ऑब्जेक्ट यहां पे है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे, इसको हम लोग, एंड ये ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स है ये 0 है। ठीक है, फिर मैं केस 2 बता रहा हूं। केस 2 में आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, ऊपर लिफ्ट कर रहे हो एंड उसको क्या कर रहे हो, वापस नीचे ला रहे हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके उसको वापस कहां पे ला रहे हो, नीचे। ठीक है, तो यहां पे क्या 0 रहेगा वो सोचना। फिर केस 3, आप क्या कर रहे हो, आपके पास ऑब्जेक्ट है यहां पे, आपने इसको क्या किया, फोर्स F से पुश किया एंड ये कहां पे पहुंच गया, ओके। तो सबसे पहले चीज, वर्क डन का फॉर्मूला इधर लिखना। वर्क डन ये क्या रहता है, इट इज फोर्स इनटू यहां पे आएगा डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे आप बताओ, फर्स्ट केस में फोर्स 0 है तो वर्क डन ये ऑब्जेक्ट पे क्या रहेगा, 0। वर्क डन रहेगा इस पे 0। सेकेंड केस में आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को उठा के वापस वहीं पे रख रहे हो। इसमें क्या 0 हो गया, जरा बताओ क्या 0 रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। हम लोग डिस्टेंस नहीं मेजर करते, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन क्या रहेगा यहां पे, 0। 0। अब लास्ट केस में देखो, आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, इनिशियली पॉइंट 1 पे था, बाद में जाके कहां पे गया, पॉइंट 2 पे चला गया। अब बताओ यहां पे वर्क डन रहेगा क्या, यस हाँ सर। सर रहेगा। तो यहां पे जो फोर्स या फिर वर्क डन रहेगा दैट विल बी इक्वल टू F into this। तो ये कुछ इनिशियल केसेस थे, बस थोड़ा बहुत बेसिक्स है, चैप्टर में सर आपको बेसिक्स आपका क्लियर है। हाँ मिकाल बोलो ना, सर फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। वीडियो देख लो। इजी, अगर वापस ये टॉपिक आ गया ना मैं एक्सप्लेन कर देता, स्टार्टिंग का ही Okay, जस्ट बेसिक है। यहाँ पे जस्ट आप लिख के रखना, कोई समझेगा नहीं एग्जाम्पल तो लिखना, ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अप एंड केप्ट बैक एट सेम पोजीशन, वापस वही जगह पे रख दे। जस्ट ये लिख के रखना, फिर हम लोग आगे के पार्ट्स पे जाते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, ध्यान देना। यहां पे जो वर्क डन रहता है, वर्क डन ये क्या रहेगा? ये एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा। सबसे पहले ये एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा। एंड ना अब जरा ध्यान देना यहां पे, अब यहां पे ना एक कंसेप्ट आता है जिसको आप बोलते हो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अभी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे, जब आप 11th में जाओगे तो फर्स्ट टॉपिक ही वेक्टर्स है, तभी आपको क्लियर में समझ में आएगा। अभी जस्ट मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं कि वर्क डन जो रहेगा ना, ये डॉट प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। एक रहता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा जो रहता है इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। मैं अभी क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल्स आपको जस्ट समझा रहा हूं ऊपर ऊपर से क्या है करके। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है ना, फोर्स आपको पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आप किस फॉर्म में लिखे इसको, कौन सा फॉर्म में ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में आपको कोई सम्स नहीं आएगा। अगर आपको इसका क्या निकालना है, वैल्यू, वैल्यू का मतलब 2, 7, 10 जूल्स, ऐसा आंसर निकालना रहेगा, तो ये क्या आएगा, एफ डी कॉस टी। और ये सारे क्वांटिटीज एक दूसरे से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। एक और एक टॉपिक है जिसको आप क्या बोलते हो, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हो, ठीक है। आप क्रॉस प्रोडक्ट में देखो क्या होता है, ये रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये रहेगा एफ इंटू डी इंटू इधर साइन थीटा आएगा। सिर्फ इधर जब डॉट प्रोडक्ट रहता है तभी कॉस रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट रहता है तभी साइन थीटा। इसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, जस्ट ये शॉर्ट में लिख के रखना, ये वर्क डन के लिए नहीं आएगा, जस्ट सम एग्जांपल के लिए जस्ट ऐसे ही बता दिया। क्रॉस प्रोडक्ट में इधर अभी के लिए बस समझने का ट्राई करो कि क्रॉस प्रोडक्ट के वक्त यहां पे साइन थीटा आएगा एंड डॉट प्रोडक्ट के यहां पे कॉस थीटा आएगा। डॉट और क्रॉस कुछ है नहीं एग्जैक्टली, जस्ट एक डिफरेंट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका रहता है और कुछ। आरिशान क्या हो गया सर? वो इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा है, समझ रहा नहीं। ये एफ लिखा है, एफ के ऊपर एक एरो बस बना लेना, एरो का मतलब है वेक्टर है। नहीं, इज इक्वल टू वो नीचे वाला इज इक्वल टू एफ डी, हाँ, एफ डॉट डी कॉस थीटा मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको कैसा लिखना आप लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे आप साइन डालते हो आप लिखो, या फिर एफ डी कॉस थीटा, आपको जो लिखना है लिखो, सब मल्टीप्लाई हो रहा है। आरुजिला बोलो क्या हो गया? सर वो कॉस के बाद वो सर्कल जैसा क्या टीटा, है वो? टीटा इसको बोलते हैं। ये याद आ रहा है, मैंने एक दिया था एग्जाम्पल आपको कॉन्जुगेट देते वक्त, साइन थीटा कॉस थीटा, वही अभी चीज है। ये आप 8 आपको है, ये ज्योमेट्री में है ये चैप्टर। और सर वर्क डन स्केलर क्वांटिटी कैसे, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, दोनों क्यों वेक्टर। उसको स्केलर है, इसका रीजन इज दैट इट डजंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, इट रिक्वायर्स नो डायरेक्शन, इट जस्ट नीड्स अ वैल्यू, दैट्स इट। बस वैल्यू काउंट करते हैं हम लोग इसीलिए। अब यहाँ पे हाँ, अब थोड़े कंसेप्ट से, सबसे पहले ये कॉस थीटा का वैल्यूज आपको पता रहना चाहिए, स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स आपको पता रहना चाहिए। तो फर्स्ट आप देखो, सबसे पहले थीटा क्या रहता है ये पहले लिख के रखो। थीटा रहता है एंगल, कितना एंगल का मेजरमेंट करता है बेसिक, ये चाहिए तो लिख के रखो, एंगल का मेजरमेंट। चलो अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स करते हैं जिसका वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल्स जैसे कि एक रहता है 0, फिर दूसरा रहेगा 30, 45, 60, 90,
तो cos थीटा का वैल्यू cos ऑफ 0 क्या रहेगा 1, cos ऑफ 30 रहेगा √3/2, cos of 45 is 1/√2, cos of 60 is half, sin of 90 is 0. ये अभी के लिए आपको बस इधर तक ही पूछेंगे वो लोग, से ज्यादा नहीं। और एक स्पेशल एंगल है जो मैं आपको लिखा के दे रहा हूं, दैट इज cos of 180 डिग्री है। cos of 180 degree is -1. अभी के लिए आपको ये बाय हार्ट करना है, इसका कोई मतलब कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि कैसे ये वैल्यू आया करके। जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तभी आपको याद दिलाने के लिए मैं एक तरीका बता दूं। भाई फिलहाल तो आप बस इतना ही वैल्यू से तो इसको याद कर लेना। याद करने का तरीका सिखाओ, सिखाओ क्या? अरे बताओ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, क्या करना है मालूम है क्या? आपको बस स्क्वायर रूट लेना है और ये तरीका फॉलो करना। सबसे पहले क्या करो, 4/4 करना, फिर 3/4, 2/4। समझ में आ रहा है? एक एक से वैल्यू कम करो। 1/4, 0/4। समझ में तरीका? क्या करना है आपको, नीचे जो डिनोमिनेटर है ना उसको आपको 4 ही लेना है, कुछ भी करके। मैक्सिमम वैल्यू 4 से चालू करो, फिर एक एक करके क्या करो, लेस करते जाना। ठीक है, अब देखो जरा, 4/4 कैंसिल आउट होके 1 होएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 1। 3 का कोई स्क्वायर रूट रहेगा क्या? सोचो 3 का कोई स्क्वायर रूट है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे सिर्फ √3 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2। 2 और ये 4 कैंसिल आउट होएगा, 1/2 बचेगा। 1 का स्क्वायर रूट इज 1, 2 का स्क्वायर रूट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। 1 का स्क्वायर रूट क्या रहता है 1 1, 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 0/4 क्या होता है 0। 0 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा? याद करने का एक जस्ट बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा समझेगा ये। बस याद रखना, डिनोमिनेटर में हमेशा 4 लिखना, ऊपर का वैल्यू एक एक से कम करते जाना, बस उतना ही। आदित्य आपका कैमरा बंद है, चालू करना। आई होप ये याद करने को आपको समझा रहेगा क्या करना है, और हुआ लिख के तो बताना, देन आई कैन जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, चलो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना जिनका लिख के नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक में निकले ये लिखना, यूनिट्स ऑफ वर्क डन। ओके, तो इधर ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग करेंगे SI यूनिट। ठीक है, जिनका नेट का इश्यू है कैमरा बंद कर देना। नेट का इश्यू है, बंद कर दो कैमरा, कोई बंद कर। हाँ, अब हम लोग करेंगे इसका SI यूनिट। तो वर्क डन ये इक्वल टू रहेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा ध्यान देना, यहां पे छोटे छोटे चीजें जो आपको पता रहना चाहिए। फोर्स का SI यूनिट क्या रहता है? फोर्स का SI यूनिट न्यूटन। न्यूटन। एंड डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या रहेगा? मीटर। मीटर। तो
जब न्यूटन इंटू मीटर रहेगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर ये इक्वल टू रहता है 1 जूल। तो ये वर्क डन का ऐसा यूनिट है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल। फिर आता है इसका सीजीएस यूनिट, दैट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट। अब यहां पे आएगा वर्क डन, ये इक्वल टू रहेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का सीजीएस यूनिट एनी आइडिया क्या था? फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन। डाइन है। एंड यहां पे यू विल राइट सेम, इसका यूनिट क्या रहेगा? इट विल बी सेंटीमीटर। यहां पे 1 डाइन 1 सेंटीमीटर, and this will equal to what? 1 erg. वन erg लिख देना। इधर तक हो गया। आप कुछ है क्या बचा हुआ? फिर ये लिखना 1 जूल इज सॉरी 1 erg इक्वल टू ये रहेगा 10 raised to -7 जूल, और यू कैन ऑल्सो राइट 1 जूल इज 10 raised to 7 erg. ठीक है। अब यहाँ पे आई जस्ट एक्सप्लेन हाउ दिस यूनिट केम, ये कैसे आया कि इतना आएगा। तो देखो 1 डाइन कितना रहता है? इट इज 10 raised to -5 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर इज 10 raised to -2 मीटर। 10 raised to -5 और 10 raised to -2 ये हो जाएगा 10 raised to -7 न्यूटन पर मीटर, और ये हो जाएगा। तो ये इसका कन्वर्जन है, जस्ट इधर मैंने समझा दिया है ये पार्ट पे। कैन इवन राइट दिस, ये सेपरेटली लिख लो, सेपरेटली लिखना है कि अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आ रहा रहेगा तो यू कैन जस्ट राइट दिस डाउन। कोई डाउट नहीं ना कन्वर्जन में? देखो 1 डाइन 10 raised to -5 न्यूटन रहता है। 1 सेंटीमीटर इज 10 raised to -2 मीटर। फिर -5 प्लस -2 टोटल कितना होएगा? टोटल -7 होएगा। चलो अब नेक्स्ट पार्ट लिखते। नेक्स्ट हेडिंग डालना केसेस ऑफ वर्क डन। सबसे फर्स्ट केस लिखना केस 1। इसमें लिखो वर्क एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। Work and force are in the same direction. Okay, अब यहां पे देखना, सबसे पहले force is acting over here, displacement is acting over here. दोनों के बीच में कोई एंगल है क्या? देखो जरा, दोनों के बीच में कुछ एंगल है क्या? कुछ एंगल है दोनों के बीच में? नहीं।
दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो यहाँ पे वर्क डन ये इक्वल टू क्या रहेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बट ओवर हियर कॉस थीटा मतलब कितना है एंगल, यहाँ पे कॉस ऑफ 0 है एंड कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू तो हमारा जो वर्क डन रहेगा दैट विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी। ये हो गया केस 1। आप खुद से ये केस सोचो क्या रहेगा। केस 2 द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स है, जस्ट एक करेक्शन करना, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। केस 2 एक सेकंड, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। हाँ ठीक बराबर, displacement and force are perpendicular to each other। चलो ये जरा खुद से जरा सोचो, परपेंडिकुलर का मतलब क्या, दोनों के बीच में एंगल 0 है, क्या रहेगा वर्क डन, आप सोचना। मैंने ऑलरेडी वैल्यूज दिए, आप चेक भी कर सकते हैं। वैल्यूज चेक करो है, और एंगल क्या रहेगा सोचो। यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। आप बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, कितना एंगल, 90 डिग्री। 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या रहेगा, 0 0। देखो देखो कॉस ऑफ 90 डिग्री देखो जरा पीछे कितना था एंगल, ये देखो कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या रहेगा, 0 डिग्री ना। देखो यहाँ पे लिखा था मैंने टेबल में, आप चेक भी कर सकते हो। तो वर्क डन क्या रहेगा, जब परपेंडिकुलर रहेगा तो वर्क डन रहेगा 0। क्लियर है क्यों 0 है। चलो अब यहाँ पे, अब बहुत जन इधर सोचेंगे कि यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सोचना। अब आप बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में टोटल एंगल कितना है। दोनों देखो ऐसा है, दोनों ऐसा है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो एंगल कितना रहेगा दोनों के बीच में, 180। 180 देखो ना, दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो इधर से आपको इधर तक अगर एंगल मेजर करना है तो टोटल कितना आएगा, 180 आएगा ना। वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी कॉस थीटा। यहां पे हमारा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 180 डिग्री, एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री आपको कितना दिया था वैल्यू, -1। माइनस। तो यहाँ पे जो वर्क डन रहेगा इट विल बी इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी, सिर्फ माइनस साइन आएगा। So these are the 3 cases of work done। ये जिनका नेट का प्रॉब्लम है कोई बात नहीं है, आज 2-3 इश्यूज है। एक सोलर स्टॉर्म के वजह से सबका सेलुलर नेटवर्क वीक रहेगा, एंड दूसरा बारिश की वजह से। तो अगर रहेगा प्रॉब्लम तो वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल उसका टेंशन मत। ठीक है, सबको, बाकी लोग जो अटेंड किया उनको ये तीनों केसेस क्लियर है राइट। किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर देना। अभी एक एक का एग्जाम। हाँ रुजुला बोलो। Please explain the third case once again. See, force and displacement are opposite to each other. So force is acting towards the right
sorry, force is acting towards the left, displacement is towards the right. You can even consider displacement left में, force right में. Main point is दोनों का direction opposite रहना चाहिए. Now the only thing is, how will you measure the angle? Is suppose you are starting from here and you are ending at here, मतलब दोनों एक दूसरे के एक ऊपर है, तो angle would have been what? 0. Second case में दोनों के बीच में angle कितना है? It is 90 degree. Third case में you are taking completely opposite, तो angle कितना रहेगा? Total angle will be 180. So the formula is f dot d cos of theta. Here instead of theta you will put 180 degree. Why? Because our angle is 180. Cos of 180 is what? Cos of 180 is -1. So -1 into f into d. Of course 1 से कोई चीज को multiply किया तो we'll get the same answer. Just we'll get a negative answer because of the -1. That's it. Yeah, I'll give some examples also. First case का हम लोग example करते. Case 1 का example. आप क्या कर रहे हो? यहां से मतलब बैट से आपने क्या किया? ये बॉल को बहुत जोर से हिट किया. अब यहां पे ऑफ कोर्स बॉल इनिशियली कहां पे रहेगा? इधर. फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है? एग्जैक्टली थोड़ी देर में बॉल कहां पे जाएगा? तो यहां पे क्या हो रहा है? सबसे पहले फोर्स का डायरेक्शन इज ओवर हियर. Even the displacement has the same exact direction. तो ये केस 1 का एग्जांपल हो गया, जहां पे दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. अब केस 2 का एग्जांपल शायद आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट समझाने के लिए. ओके, तो यहां पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? इधर हम लोग अर्थ कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है. एंड यहां पे क्या है? एक छोटू सा सैटेलाइट है. अब सैटेलाइट्स आपको पता है राइट, अर्थ के अराउंड घूमते रहता है. इसका आपको आइडिया है राइट, अर्थ के अराउंड घूमता है. ओके, अब यहां पे विल कंसिडर दिस एज आवर सैटेलाइट. नाउ पे अटेंशन, क्या होता है यहां पे? ऑफ कोर्स द सैटेलाइट का जो मूवमेंट का डायरेक्शन रहेगा, ये क्या रहेगा? टैंजेंशियल रहेगा. मतलब ये देखो, एक सर्कल में ऑफ कोर्स वो घूमेगा. हर पॉइंट पे ये कैसे जाएगा? इफ सपोज इधर रहेगा सैटेलाइट, तो ये कैसे जाएगा? एक टैंजेंट जैसा ट्रैवल करेगा राइट. ये तो आपको पता है, सर्कुलर मोशन इज लाइक इनफाइनाइट साइड्स रहता है. अब यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज ओवर हियर. अब ये जो सैटेलाइट है, इस पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? जरा सोचो, कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? किधर गिरेगा ये सैटेलाइट? अगर नीचे आएगा तो किधर गिरेगा? ये नीचे गिरेगा ना. कौन से फोर्स के वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स. वेरी गुड, ग्रेट. इधर आएगा ग्रेविटेशन फोर्स के वजह. ठीक है, इनके बीच में एंगल देखो कितना है? 90 डिग्री. Why? Because the displacement is always tangential. Okay, चाहे तो I'll write over here in circular motion. In circular motion, we have already done this पहले के चैप्टर में. In circular motion, displacement is tangential to the radius. And you will write force acts. Actually ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है. एग्जैक्टली बोलेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे नहीं है. It's actually centripetal force. It is towards the center. Okay, so don't worry about it. Force acts along the radius of motion. Actually centripetal force है, the center seeking force.
Don't worry about it currently. Just write down force. The centripetal force आएगा. We learn about it in our 10th standard. Can you even write down centripetal force? Centripetal का मतलब क्या है? I'll just write it down for you. It means it is center seeking. It will always move towards the center. चलो अब ध्यान देना ये वाला पार्ट, दैट इज केस 3. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जन को समझता ही नहीं है. तो केस 3, सर एक मिनट वन तो स्क्रीनशॉट लेना. अब केस 3, कार इज मूविंग in forward direction and brakes are applied. अभी मैं एकदम मतलब कंसेप्चुअल इसमें जाता हूं, जो आपको पता है ऑलरेडी, हमने रिटार्डेशन करके ये सीखा है. ठीक है, चल ध्यान देना. ये हमारा क्या है? कार है. यहां पे कार कहां पे जा रहा है? इसका मोशन का डायरेक्शन बता रहा है. मोशन का डायरेक्शन आगे के तरफ जा रहा है. सडनली इसने क्या किया? ब्रेक्स अप्लाई किया यहां पे. ओके, ब्रेक्स अप्लाई करने पे आप बताओ सबसे पहले चीज कार क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. वेरी गुड. कार का ये क्या हो जाएगा? कार आ जाएगा रेस्ट में. इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या बन जाएगा? 0. अब कार पे ब्रेक अप्लाई किया है, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या रहेगा? आगे के तरफ कि पीछे के तरफ? पीछे के तरफ. एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे के तरफ. फोर्स क्या रहता है? फोर्स रहता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स का डायरेक्शन कहां पे रहेगा? इधर पीछे के तरफ रहेगा. I'll explain this part down. Acceleration over here is also called as retardation. Retardation का मतलब क्या है? Speed decreases. ये फर्स्ट पॉइंट है. नेक्स्ट लिखना, force acting over here is also called as friction force. And friction force is always, ये लिखना, friction force always opposite to direction of motion. ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 3rd चैप्टर में. Always opposite to direction of motion. ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा है. फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ, आपका गाड़ी किधर मूव कर रहा है? इस तरफ. तो आपका डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज एग्जैक्टली एट 180 डिग्री एंगल टू ईच अदर. ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. सर. हाँ बोलो. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ, अरे मेरे को पता है सबका नेट का इशू है, डरो मत, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा. ठीक है, अगर आप इनकेस आपको ये टॉपिक में आप थे और आपको नहीं समझा रहेगा तो आप मुझे पूछ लेना. पता है बहुत प्रॉब्लम है करके, इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं. अब हम लोग क्या करते, जस्ट वर्क और ये पावर का नहीं, सॉरी, एनर्जी और पावर का जस्ट थोड़े बहुत बेसिक्स कर लेंगे. सर वो पहले वाला स्क्रीन दिखाओ. तो स्क्रीनशॉट ले लेना. यस. एनर्जी लिखना,
एनर्जी क्या रहता है? एनर्जी इज द कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं यहां पे, ज्यादा नहीं डिटेल में जा रहा हूं। एक है काइनेटिक एनर्जी। ये किस में रहता है? बॉडी विच इज इन मोशन। कोई भी बॉडी जिसको एक वेलोसिटी रहता है, विच इज इन मोशन, और यू कैन राइट वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है हाफ mv²। दूसरा एक रहता है पोटेंशियल एनर्जी। ये आप लिख सकते हो एनर्जी स्टोर्ड, इसको ऐसा लिखना ke, बहुत बार आ गया। एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये याद रखना, ये एक मसाले का नाम जैसा है, mgh। अब यहां पे m का मतलब है मास, g का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। You can remember this value of g, it is 10 meter per second square। h का मतलब है हाइट। यहां पे v का मतलब है वेलोसिटी। एनर्जी का भी जो यूनिट रहता है, इट इज द सेम। लास्ट पार्ट पे जाते, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। पावर, तो इसमें लिखना इट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम। पावर का फॉर्मूला इज वर्क डन अपॉन टाइम रहता है। पावर का यूनिट, ऐसा यूनिट का बात चल रहा है, is also called as watt, which is 1 joule in 1 second। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले।